गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव पोर्शन को करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि विच इज द लाइक टर्म विथ 2xy, ठीक है। मतलब कि 2xy की तरह दिखने वाला टर्म को आपको बताना है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 2xy जो है आपका, इसमें x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, ठीक है। मतलब कि इसका पावर कितना है, टोटल 2 हो गया। तो 2 डिग्री एक्स वाई जिसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा। किसमें है? सी में है। वो आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डिग्री ऑफ 3x³ प्लस 4x प्लस 5। हम आपको बता दिए हैं पहले भी कि लिनियर का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना होता है? 2 होता है, क्यूबिक का डिग्री कितना होता है? 3 होता है। तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि 3 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक इक्वेशन। इसमें डिग्री इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पूछ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 5 लेस देन ट्वाइस ए नंबर। बोल रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, उसका हम ट्वाइस करेंगे और उसमें से हम 5 को लेस कर देंगे। इसका मतलब यही है कि मान लेते हैं कोई नंबर क्या है? एक्स है। एक्स क्या है? कोई नंबर है। तो इसको क्या करना है? ट्वाइस करना। तो 2x हो जाएगा, 2x। और उसमें से क्या बोलता है? 5 कम करने के लिए, तो -5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी नंबर, ट्वाइस एक्स। नहीं, सी नंबर नहीं आ रहा है, बी नंबर आ रहा है आपका, ठीक है। सी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक। ट्वाइस एक्स -5 मतलब ट्वाइस एक्स में से कितना करना है? 5 को लेस करना है, ठीक है। यहां पे पूछ रहा है लीनियर इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म ए लाइन ऑफ क्या? मतलब कि लीनियर इक्वेशन जो है आपका कौन सा लाइन फॉर्म करता है? सबको जानता है कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द डिस्क्रिमिनांट ऑफ x² - 4x + 5। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट को जानना पड़ेगा। तो हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डी। वही क्या है? डिस्क्रिमिनांट है। तो डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहां से हम लोग का एबीसी का वैल्यू पता है। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। बी का वैल्यू कितना है? -4 है। सी का वैल्यू कितना है? 4 है। यहां से b² -4, बी का वैल्यू कितना हो गया? -4, ठीक है। तो -4 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 4 जा 16। तो आपका कितना आंसर आ रहा है? 0। इसमें ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका है if the roots of ax² + bx + c = 0 are real and equal। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रियल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जब रूट्स जो होता है रियल और इक्वल होता है, जैसे कि हम बताए थे कि 2 2 रूट्स आएगा, मतलब ये रियल भी है और इक्वल भी है। 5 5 आएगा, -2/3 -2/3 इस टाइप का रूट्स आता है। इसमें डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। मतलब कि डी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। डी को हम क्या लिखते हैं? b² - 4ac। तो b² - 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा? b² - 4ac, बी नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है।
विच ऑफ दिस इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा है? एक्सप्रेशन हम लोग को पता है जो इक्वल टू साइन से साथ जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है। और जो जिसमें इक्वल टू साइन को हम लोग जोड़ देते हैं वो आपका क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है। हमको एक्सप्रेशन बताना है, एक्सप्रेशन में भी क्या बताना है? तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताना है। पॉलिनोमियल के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि टर्म के आधार पे हम लोग मोनोमियल बनाए थे, बाइनोमियल बनाए थे, ट्राइनोमियल बनाए थे और मल्टीनोमियल बनाए थे। तो मोनोमियल में कितना टर्म था? एक टर्म था। बाइनोमियल में कितना टर्म था? तो दो टर्म था। तो इसमें कितना टर्म हो जाएगा? दो टर्म। तो काउंट कर लेंगे, इसमें पहला वाला में कितना है टर्म है? तीन टर्म। सेकेंड वाला में कितना टर्म है? तो दो टर्म। ये आपका हो जाएगा मोनोमियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म, ट्राइनोमियल में तीन टर्म और मल्टीनोमियल में मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर। ये आपका क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड है। फैक्टोरियल से रिलेटेड वाला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि n का फैक्टोरियल बताना है कि कितना है? 720 है। तो n का मान क्या होगा? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है। मतलब जितना का फैक्टोरियल निकालना है उसको लिखिए और उससे पीछे वाले नंबर जितने होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6। मतलब कि 3 का फैक्टोरियल जिसे निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। 24 कैसे निकलेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा, ठीक है। 120 आएगा किसका? 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 120। और जब 6 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो आएगा कितना? 720 आएगा आपका, 720 आएगा। तो 720 ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n का? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच एक्सप्रेशन इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल बोल रहा है। n प्लस 1 का फैक्टोरियल देखिए क्या आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग देखे हैं कि फैक्टोरियल का जब भी निकालते हैं हम तो उसको घटाते हैं कैसे हैं? जैसे n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल इस टाइप से लिखते हैं। मतलब एक एक उसमें घटाते जाते हैं। यहाँ से दो टर्म के रिस्पेक्ट में लिखना है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? n प्लस 1। सेकेंड जैसे 5 लिखते थे तो 5, फिर 4 लिखते थे, फिर 3 लिखते थे। मतलब एक एक उसमें घटा रहे हैं, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल अगर लिखते हैं तो 5 का पहले 5 लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? एक घटा देते हैं उसमें, इंटू 4 करते हैं, फिर उसमें घटाते हैं एक, फिर 3 करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है आपको कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल करना है। तो n प्लस 1 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? n बचेगा। तो n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल। तो ये जहां पे आपको दिख रहा है वो आपका क्या है? आंसर है। क्या इसको लिख सकते हैं? n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल इस तरह से भी हम लिखते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला को भी हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। तो n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n मतलब कि आपका बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर रहा, ठीक है। अब बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज क्या होगा? तो हम बताए थे कि नेगेटिव नंबर का जो आपका आएगा वो नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। 10 1 बाय रूट 3। 10 1 बाय रूट 3 का क्या होगा? तो जैसे कि हम लोग साइन कोस और टेन का टेबल में साइन कोस टेन सबका जो टेबल हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे कि टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा सबका अलग अलग वैल्यू आ रहा था। तो उसमें क्या करना है हम लोग को कि बताना है कि जब
टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 आता है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3। तो हम लोग देखते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप ये बताइए कि 1/√3 टेन थीटा कितना का वैल्यू होता है। वो आपको पता है कि 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 10 यहाँ पे 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है कि साइन थीटा बराबर 0.6 है। साइन थीटा बराबर कितना है, 0.6, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H बराबर कितना दिया हुआ है, 0.6, ठीक है। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, इसको उड़ा देंगे तो 10 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कितना, 3/5, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, ठीक है। तो 3, 4, 5, तो हमको क्या मिल रहा है यहां से, तो 4/5, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। H का मान यहाँ पे 3 है, ये 5 है, और P का मान 3 है, तो B का मान कितना निकल जाएगा, 4, ठीक है। तो जब 4 निकल गया B का मान, तो हमको यहाँ इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8, 5×8 = 40, ठीक है। आगे बोल रहा है कि cos थीटा बराबर 0.5 है, तो x का मान कितना होगा, 0.5 बोल रहा है ना, 0.5 बोल रहा है, ठीक है। तो यहां से जब दशमलव उड़ाएंगे तो क्या आएगा, 10 हो जाएगा इधर नीचे। जब उसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। जब 1/2 आ गया, तो बोलता है cos थीटा का मान 1/2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो cos 1/2 कितना डिग्री का होता है, साइन कितना डिग्री का 1/2 होता है, cos कितना डिग्री का होता है बताइए। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो इसका मतलब cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 30 और cos 60 का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है। cos 60 साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। यहाँ पे हमको पूछा था cos हाफ का वैल्यू। यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए, हम आपको बताए थे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए क्या करना है कि tan को जो है इस साइड भेज देना है, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा, 1 बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस देखना है कि दोनों का एंगल जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का एंगल कितना है, 15-15 डिग्री है, तो बराबर है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अनडिफाइंड, बोलता है कौन सा वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 0, मतलब साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो उसको उल्टाएंगे तो क्या जाएगा, कोस 90 कितना आ जाएगा, 0। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। tan 90 जो होता है वो होता है साइन 90 बाय कोस 90। तो कोस 90 0 होता है, तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो
कितना आएगा, 1/0 के फॉर्म में आएगा, 1/0 के फॉर्म में, और जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, ये इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1090। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह का जहां दिख रहा है वो आपका आंसर है। बी नंबर क्वेश्चन में देखिए, माइनस साइन, साइन के साथ माइनस लगा हुआ है और प्लस के साथ प्लस लगा, बी नंबर आपका आंसर हो गया। बस यहाँ पे उल्टा दिया गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब 8 नंबर पूछ रहा है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, इंक्रीज करना है, तो उसका शेडो क्या होगा। तो मान लीजिए ये एंगल 30 से कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, कितना आ रहा है, 30 से 60 आ रहा है, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए शेडो अगर यहां से बन रहा था इतना दूर, तो अब कितना बनेगा, इतना ही बनेगा ना, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, हम ऊपर की ओर देखते हैं, लाइन ऑफ साइड, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है आपका, और लाइन ऑफ साइड, उसके बीच का एंगल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, व्हेन लुकिंग अप। तो व्हेन लुकिंग अप जहां आपको मिलता है वो आपका आंसर हो जाता है, सी नंबर आपका आंसर है। ठीक है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइड, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइन ऑफ साइड के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन। ठीक है, व्हेन लुकिंग अप, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर की ओर जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड यूजिंग। हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे फाइंड करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हाइट हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे कि अगर ये P है, ये H है, ये वाला B है, तो हम लोग जो है P को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि P यहाँ पे क्या है, हाइट है। तो अगर दो साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो बात किससे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियल रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि P बाय H दिया है, या है, या B बाय H दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम लोग P का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। ठीक है, ये आपका टोटल 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको कीजिए और 2-4 बार रिवीजन कीजिए, जिससे कि दिमाग में सेट हो जाए। थैंक यू।